हेलो स्टूडेंट्स, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों को मैं लगातार मैराथन क्लास दे रहा हूँ। आप एक ही दिन कंटिन्यू होकर मैराथन क्लास कर लें और दूसरे दिन मैराथन क्लास ना करें तो आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता है। हम लोगों ने ठाना है कि मुझे 14 दिन में 14 चैप्टर की मैराथन क्लासें हमको देनी, मैंने ठाना तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आपको ठानना है कि हमको ये 14 मैराथन क्लासें करनी है और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करनी है, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर पाओगे। तो अगर आपको नाम रोशन करना है तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत 14 चैप्टर की 14 मैराथन क्लासेज, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए, अनसॉल्व पेपर में पूछे गए हैं, या एनसीईआरटी बुक का कोई भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सब कुछ यहाँ पर हमने उठाया हुआ है। चैप्टर वाइज क्लासें मिलेंगी तो क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, ये नहीं कि एक दिन आपने ज्वाइन कर लिया और आपने क्लास को भी पूरा नहीं देखा, तब फिर आपको अधूरा नॉलेज, जानते हो भैया अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो अधूरा नॉलेज बिल्कुल मत लीजिए, पूरी क्लास को कीजिए और अच्छे तरीके से अपने तैयारी को मेंटेन कीजिए। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है दोस्तों में से शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे तो आप लोगों को हम रोज़ कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा समय की क्लास प्रोवाइड करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा देंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 को, और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, छोटे से लेकर बड़े न्यूमेरिकल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है और इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सभी विद्यार्थियों से बता दो, सभी विद्यार्थी जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए ही सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन तो मिलता रहे क्लासों का। तो चलिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, पहले न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। न्यूमेरिकल में आपको पकड़ना क्या है, न्यूमेरिकल आपको करना कैसे, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, आपको जिस भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सीखने हैं, सबसे पहले आप ये सीखिए कि उस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आप सभी लोगों ने सबसे पहले वैद्युत आवेश को पढ़ा होगा। ठीक, तो मैं वैद्युत आवेश पर आधारित पहला न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ। ठीक, उसका सूत्र भी पढ़ा होगा, उसका मात्रक भी पढ़ा होगा। इसके बाद कूलाम के नियम को आपने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, विद्युत फ्लक्स को पढ़ा, गॉस की प्रमेय पढ़ी और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों को पढ़ा, उसमें रेखीय आवेश घनत्व को पढ़ा, आपने आवेश के पृष्ठ घनत्व को पढ़ा। तो जो आपने सूत्रों को पढ़ा है, ठीक है, जो आपने सूत्रों को पढ़ा है, अगर वो आपके माइंड में फिट हैं तो न्यूमेरिकल में जो जो दिया जाए सबसे पहले आप उसे नोट कीजिए। अगर आपने उसे नोट कर लिया तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस सूत्र का यूज यहाँ पर होना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो पहला न्यूमेरिकल है, इसमें यही बोला जा रहा है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, 3.2 कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी आवेश बराबर दिया गया 3.2 कूलम। ठीक है ना, अब ये बोला जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी n का मान आपको बताना है। आपने आवेश का एक सूत्र पढ़ा है, Q बराबर Ne। क्या पढ़ा है, Q बराबर Ne। हालांकि पढ़ा Q बराबर IT भी है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है हमें, तो हम जब n का मान निकालेंगे तो ये E जाएगा Q, यानी आवेश के बटे में। अच्छा, आवेश कितना दिया गया, 3.2 दिया गया है। ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है भैया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। मैंने मान रख दिया। अब सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, ये पॉइंट से आप ये पॉइंट हटा दोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या, नीचे बचा 16, ऊपर बचा 32, 16 एक कम 16 और 16 दूना भैया होता है 32, तो 2 बचा ऊपर गुणे, ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस 19 बन जाएगा। कोई भी घात अगर ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 में, 2011 में, 2012 में पूछा गया है और ऐसा प्रश्न आपका आता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता, जिसको आप एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हो, इसका विमीय सूत्र निकालिए। इन्होंने कहा कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल, कूलाम के नियम में पढ़ा है कि जब दो आवेश एक दूसरे से, कूलाम के नियम में क्या पढ़ा आपने, कूलाम के नियम में भली भांति पढ़ा है कि अगर दो आवेश हैं, एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, और ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसे हम विद्युत बल बोलते हैं, क्योंकि विद्युत बल के अंदर जो है प्रकृति होती है उसकी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की, ठीक है। तो जो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों समीकरण से ये सूत्र निकल के आता है F = 1/4πε0 Q0/r²। अब इसमें कहा गया कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, जो भी आपने ये विद्युत बल निकाला है, इसकी सहायता से जो यहाँ पर आपका आता है ε0, क्या आता है, इसमें क्या दिया गया है, विद्युत बल की सहायता से आपको क्या निकालना, विद्युतशीलता का विमा निकालना है। विद्युतशीलता यहाँ पर ε0 जो है इसकी आपको विमा निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो ये हम राशि को इधर ले जाएंगे, ये ε0 को, ठीक, और ये आपका आ जाएगा 1/4π, जो f दर गुड़े में ही इधर आ जाएगा बटे में, कोई चीज़ गुड़े में होती तो बटे में आ जाती, और इनटू में आपका Q0 और बटे में कितना है r²। अब इस ε0 का चाहे मात्रक निकालें चाहे विमा निकालें, आसान से निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मात्रक निकालेंगे तभी विमा निकाल पाएंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/4π की बात करें तो ये अचर राशि है, और अचर राशि कोई भी होती है तो वो बीमाहीन होती है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। अब बात करें, ऊपर है आवेश और गुणे आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और आवेश आवेश का 2 बार गुणा करेंगे तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा मात्रक, भाई कूलाम कूलाम लिखेंगे वो 2 बार कूलाम स्क्वायर। बटे में बात करें बल, अच्छा बल का मात्रक क्या होता है भाई, सभी को पता है न्यूटन होता है। गुणे में ये r क्या है, दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो आवेशों के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का स्क्वायर है तो हम मीटर का स्क्वायर कर देंगे। बीमा सबको आती है, कूलाम की बीमा क्या होती है, कूलाम यानी आवेश की बीमा कितनी होती है, IT होती है कि AT होती है, क्योंकि Q बराबर IT होता है, I की बीमा A और समय की बीमा T, तो इसकी बीमा होती है AT, और बीमा को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर लगा देंगे, बटे में आ जाएंगे। न्यूटन की बीमा सभी लोग कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो, MLT-2 होती है बल की बीमा, और मीटर दूरी है, दूरी की बीमा को L से लिखते हैं, L² कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर A पर आएगा तो ये A² हो जाएगा, ये स्क्वायर T पर आएगा T² हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर ऐसे डिब्बा बंद कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा M, L और L² का गुणा करेंगे, L की पावर 3 हो जाएगा, और T की पावर कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। अब ये सारी जो है MLT जो भौतिक राशि है, हमको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा A² T की पावर 2 और m की पावर 1 ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर m की पावर 1 है ना, अब ये m की पावर 1 ऊपर जाएगा, m की पावर -1 चिन्ह बदल जाएगा। l की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर भैया -3 हो जाएगा। t की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बताइए कितनी बात समझ में है कि नहीं। अब इसको अच्छी तरीके से आप सुव्यवस्थित रूप से लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, पहले लिखेंगे m, तो m की पावर -1 है वो लिख देंगे, फिर l की पावर -3 है और कहीं पर है नहीं तो l की पावर -3 को लिख देंगे। यहाँ t की पावर 2, यहाँ पर t की पावर 2 है तो ये t की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद a की पावर बात करेंगे तो a की पावर 2 है तो a की पावर 2 लिख देंगे। और इस तरीके से हमारी विद्युतशीलता की विमा निकल आई कूलाम के नियम से, जो लगने वाला बल वाला सूत्र होता है उसकी सहायता से हम विद्युतशीलता ε0 की विमा निकाल लिए। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है, 2020 में ही पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस क्लास में हम सारे डिस्कस कर देंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। यदि आप इस क्लास को कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप 100% सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास का अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न है आपका भैया कि एक अल्फा कण, अच्छा पहले अल्फा कण की बात करें न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले, तो अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होती है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है, उसको पहले लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। अल्फा कण पर जो भैया आवेश होता है, सभी को याद होना चाहिए, अल्फा कण पर आवेश की जो मात्रा होती है
अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होती है, लेकिन धनात्मक होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश बराबर 2। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। इस तरीके से आवेश आ जाता है 2 का गुणा 1.6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, या हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ये याद रखना कि अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होती है वो आपकी 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होती है, परंतु धनात्मक होती है। अब इसमें यही बोला गया कि एक अल्फा कण 1.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहां पर हम बात करें तो आपको वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है, जिसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हो। ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर E का मान दिया गया है यह 1.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। क्या दिया गया है? न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है। और अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई मात्रक होते हैं। वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है, और भी होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपने अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाला होगा, ठीक, और न्यूटन प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है। तो 2-3 मात्रक होते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको बता ही देते हैं। आपने विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर माइनस का डेल V अपॉन डेल X पढ़ा है। तो यहां से इसका मात्रक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आता है वो वोल्ट प्रति मीटर आता है। इसको देखिए क्यों हम डिस्कस के दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन मात्रक नहीं है। तो कितने मात्रक होते हैं वो जान लीजिए। एक मात्रक ये याद रखना। दूसरा मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आता है F/Q वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और इसका मात्रक आ जाएगा यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। तो यहाँ पर तो न्यूटन प्रति कूलम दिया गया था, तो इससे मैंने पहचान कर लिया। और एक मात्रक होता है, आपने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है, फाई E बराबर होता है E इंटू में A। E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, E का मान निकालेंगे तो फाई E के बटे में A आ जाएगा। अच्छा, फाई E वैद्युत फ्लक्स है, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भैया वेबर होता है, और बटे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका एक मात्रक और हो जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक होते हैं, एक वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा न्यूटन प्रति कूलम, और तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है आपको। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है आपसे कि आप ये बताइए इसमें कि लगने वाला बल कितना होगा। तो आपको F का मान निकालना है। आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप लिखोगे वी नो दैट, हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F/Q0। क्या होता है? E बराबर F/Q0 होता है। तो अगर यहाँ से हम F का मान निकालेंगे तो Q0 आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल में आ जाएगा। तो F बराबर ये देखिए E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान भैया कितना है 1.5 गुणे 10 की पावर कितना है 4। और उसके बाद बात करें आवेश, तो आवेश का मान यहाँ पर दिया गया 3.2 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, क्यों ना लिखिए, ये क्यों लिखिए बातें कीजिए। तो क्यों का मान कितना है यहाँ पर 3.2 गुणे 10 की पावर -19। अब कैलकुलेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है भैया, कैलकुलेशन जिसका वीक है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर बात करें यहाँ पर लगने वाला बल निकालना है, तो F बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 का गुणा करेंगे 3.2 से, तो आप ये दशमलव भूल जाइए। आपको 15 का गुणा 32 से करना है। 15 दूना कितना होता है 30, हासिल कितना आया 3, और 15 ते कितना होता है 45, और 45 और 3 कितना हो जाएगा भैया 48 हो जाएगा। अब दशमलव एक अंक पहले यहाँ पर लगा था, एक अंक पहले यहाँ पर लगा, कितने अंक हो गए 2 अंक, तो 2 अंक पहले लगा देंगे 4.8 हो जाएगा। और गुणे देखिए 10 की पावर कितना है 4 है, और गुणे 10 की पावर -19 है कि नहीं है। अब क्या करेंगे F इक्वल टू उसको लिख देंगे 4.80 गुणे 10 की पावर। आधार समान होते हैं तो घातों को हम जोड़ लेते हैं। -19 और +4 कितना हो जाएगा भैया -15 हो जाएगा। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है सभी को पता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर जो लगने वाले बल की गणना हो गई आपकी, देखिए कितनी आसान तरीके से गणना हो गई। बताइए समझ में आ रही बात कि नहीं समझ आ रही। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में आ चुका है, 2022 के सेट नंबर GA कोड है उसका, उसमें ये पूछा गया, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का अगला जो प्रश्न होगा हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रश्न होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम धनात्मक आवेश, कैसा आवेश है धनात्मक। आपको एक बात बताएं,
अगर किसी चालक पर धन आवेश है इसका मतलब ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये हमेशा बात याद रखना, और मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था क्यों होता है। किसी चालक पर अगर धन आवेश है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर किसी चालक पर ऋण आवेश इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता। अब ये बात आती है कि अधिकता की कमी, धनात्मक आवेश है तो मैंने कहा धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, सीधी सी बात है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 4 को, है ना। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप क्लास को अंत तक देखिए, आपका कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आने वाला बोर्ड एग्जाम में रह नहीं जाएगा, ये मेरा आप सभी से वादा है भाई। तो इसमें बोला क्या गया है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया गया कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू बराबर कितना दिया गया, क्यू बराबर दिया गया 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम, इतना आवेश दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जा रही है, यानी n का मान निकालना है। सूत्र जानते हो भैया, Q बराबर Ne, तो n बराबर आ जाएगा Q अपान E। चूंकि धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो यहाँ पर हम डिस्कस किए दे रहे हैं। तो n बराबर देखिए आवेश का मान है आपका 2.4 गुणे 10 की पावर आपका -18, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। n बराबर आपका आ जाएगा 3/2 गुणे 10 की पावर -18 ऊपर पहले से है, और ये 10 की पावर -19 जाएगा तो ये 10 की पावर +19 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 3/2, और गुणे में आप देख सकते हो 10 की पावर -18 और 10 की पावर 19 है, तो 19 से 18 जाएगा तो एक पावर बचेगी जिसको हम 10 की पावर +1 लिखेंगे। एक लिखें या ना लिखें, n बराबर देखिए 3/2 का मतलब होता है 1.5, और गुणे में 10 हो जाएगा। तो n बराबर 1.5 का अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा 15, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 15 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये मत सोचना कि 1.5 लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या आएगी ना, तो इस तरीके से 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल आपके 2022 के सेट नंबर GB, कोड जिसका नाम है GB, उसमें पूछा गया है, यानी पिछले साल ही रिपीट हुआ है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाएं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास का अगला प्रश्न मैं आप सभी से पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि एक चालक पर अगर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, ध्यान से सुनिए और प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए, यदि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है तो ये बताइए इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। क्या बोला गया, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। ये क्वेश्चन तो ऐसे याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर आवेश का मान कितना दिया जाए, 1 कूलम दिया जाए, तो बताइए सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन जो है अधिक हैं, अगर ऋणावेश है तब, क्योंकि ऋणावेश होगा तभी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अगर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बताइए, ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में एक और जबरदस्त प्रश्न की ओर, और ये होगा हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। होमवर्क जो दिया है उसको आप सभी लोग कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है कि 2 बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं कि वो बिंदु आवेश Q और Q0 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, r मीटर की दूरी है। तो पहली स्थिति में जो बल कार्य करता है, कूलाम के नियम से आप सभी लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपान में r², यही तो पढ़ा है। इन्होंने कहा है कि जब ये दोनों बिंदु आवेश वायु में रखे जाते हैं, वायु के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो लिखोगे जहां k का मान कितना है, 1 है, क्योंकि वायु में रखे जाते हैं, और इनके बीच बल कितना कार्य कर रहा है, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में जब मान रखेंगे तो एक समीकरण बनेगी 80 =
1/4πε0 के का मान 1 रख दिया, Q0 और बटे में कितना हो जाएगा r²। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा एक बात और कही गई कि जब इन्हीं बिंदु आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका परावैद्युतांक नहीं पता है, प्रश्न को आप देख रहे हो ना, इसमें बताया जा रहा है कि इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। अब वो ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका परावैद्युतांक हमें नहीं पता है, लेकिन जो लगने वाला बल है वो 8 न्यूटन हो जाता है, यानी बल पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तथा अगर बात करें तो मान लीजिए जो बल की बात बोले हैं वो अब आपका 8 न्यूटन हो जाता है, और यही सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 के। अब के का मान माध्यम का परावैद्युतांक हमें नहीं पता, उसके स्थान पर के ही रखेंगे। आवेश आपके दोनों वही हैं, उनके बीच की दूरी भी आपकी वही है, तो दूरी आपकी r² हो गई। अब इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें और यहाँ पर हम क्या करें, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें, लिखेंगे समीकरण 1/2 से। समीकरण 1 के LHS को ऊपर लिखेंगे 80, ठीक, बराबर RHS में दिया गया 1/4πε0 Q0 और बटे में कितना दिया गया r²। समीकरण 2 के LHS में आपका 8 दिया गया है और RHS में आपको दिया गया है 1/4πε0 K इंटू में है, और उसके बाद आपका Q0 बटे में कितना है r²। अब जो कैंसिल होने वाला हो कैंसिल कर लीजिए, और उसके बाद माध्यम का परावैद्युतांक आप बताइए कितना हो जाएगा। तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ये बचेगा 80 बटे में 8, और ऊपर बच जाएगा देखिए 1 बटे में 1, और नीचे बचेगा 1 बटे में k, तो ये k ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा। 8 से 80 को काटेंगे 10 मिल जाएगा, तो 10 बटे 1 बराबर k बटे 1, अर्थात हम कह सकते हैं k का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि ये माध्यम का परावैद्युतांक है और परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दीजिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है, इतना ज़्यादा समय भी बर्बाद होता है, तो आप लोग क्या एक लाइक नहीं कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ना, ठीक है ना। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, इस चैप्टर 1 का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इस क्लास का ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब मैराथन क्लास है तो सारे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस तो भाई करना पड़ेगा ही, किसी टाइप को हमें छोड़ के नहीं चलना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना, उसको लिख दिया क्वेश्चन मार्क लगा के। फिर बोला गया कि जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है ना। तो आवेश पहले कितना दिया गया, 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम आवेश होता है, उसको मैंने लिख लिया। अब बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि जो द्रव्यमान है यानी m है वो आपका 0.001 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना ये है कि तीव्रता कितनी है जो इसको संतुलित कर सके। तो आप सबसे पहले इस m जो मिलीग्राम है इसको किलोग्राम में बदलिए, MKS पद्धति में लाइए। तो इसको ले सकते हो, देखिए भाई इसको ले सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -3, पॉइंट को 3 अंक आगे बढ़ाओगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। और 1 मिलीग्राम में होते हैं 10 की पावर -3 ग्राम, और 1 ग्राम में होते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम। इस तरीके से इसको किलोग्राम में बदलेंगे, मिली का मतलब 10 की पावर -3 और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, फिर 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार m का मान हमें मिल जाएगा 10 की पावर -3 माइनस का 9, और ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। अब इन्होंने ये कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो आप कहो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने पढ़ा है F अपान क्या होता है, F अपान आपका क्यों होता है, क्या होता है, F अपान आपका भैया क्यों होता है, सभी लोगों को पता है, ठीक। अब यहाँ पर F की बात करें तो F बराबर mg आप लोगों ने पढ़ा है, और बटे में क्यों, क्योंकि यहाँ पर m और g का मान दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो m g गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान सभी को पता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो m की अगर बात करें तो m का मान भैया दिया गया 10 की पावर -9, और गुणे में g का मान सभी को पता होता है 9.8 होता है, अपान में आवेश
अगर आवेश की बात करें तो आवेश का मान यहाँ पर दिया गया है 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। अब इसको हल करना है भैया अच्छे तरीके से, तो ये इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। देखिए कैसे, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी। देखिए ये ऊपर हो गया 9.8 गुणे 10 की पावर, आप देखिए माइनस का 9 है और बटे में आ जाए तो 16, और देखिए 1.6 ना, 1.6 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 16 48 यानी 4.8 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा भाई। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 48 दूना 96 होता है, तो ये 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो 2 दशमलव करीब हमको नहीं पता है, आप भाग कर लीजिएगा, और गुणे 10 की पावर ये -19 जाएगा तो +19 हो जाएगा, और +19 से 9 जाएगा तो ये प्लस का 10 पावर बचेगा। मतलब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी 2 दशमलव कुछ करके मिलेगी, गुणे 10 की पावर 10। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बहुत सारे मात्रक बताए, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन प्रति कूलम। बताइए किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 7 की ओर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं और इसको रफ करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जानते हो क्या होता है, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तब भैया वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और दोनों आवेशों में से अगर एक आवेश ले लें और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ले लें तो वो बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण मतलब P का मान दिया गया है लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी टाउ की गणना करना है आपको। तो यहाँ पर क्या दिया गया, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। E का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम आपको दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो आगे दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोण कितना दिया गया है भैया, 30 डिग्री दिया गया है, ठीक। उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण को P से लिखते हैं, वो कितना दिया गया, 6 गुणे 10 की घात -24 कूलम मीटर, ये P का मान आपको दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी आपको टाउ का मान निकालना है। आप जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, आपका PE sin थीटा होता है। तो टाउ बराबर P की बात करें तो P का मान है 6 गुणे 10 की घात -24। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो 10 की घात आपका 5 होता है। उसके बाद है यहाँ पर होता नहीं है, और गुणे में अगर साइन थीटा की बात करें तो 30 डिग्री है। तो इस तरीके से टाउ बराबर देखिए 6 गुणे 10 की घात -24 और गुणे 10 की घात 5 और साइन 30 का मान 1/2, ठीक। इसको हल करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। टाउ बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -24 से आपका 5 जाएगा तो माइनस का 19 बचेगा, ये टाउ है, ठीक है। अब टाउ का मात्रक भी आप सभी लोगों को आना चाहिए। टाउ का मात्रक क्या होता है भैया, कूलम मीटर होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा, कूलम मीटर आ जाएगा। P का मात्रक रख दीजिए, E का मात्रक रख दीजिए, हल करने पर कूलम मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बिना समय को लॉस किए हुए। तो हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक +1 माइक्रोकूलम का आवेश लिख लेते हैं। Q1 बराबर आपको दिया गया प्लस का 1 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर दिया गया माइनस का 1 माइक्रोकूलम। ये आपके 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है ना। और ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनकी बीच की दूरी कितनी है भैया, 2 सेंटीमीटर। इसको हम 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं। आगे क्या दिया गया है कि दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, तो वो तो करेंगे ही। दोनों आवेश हैं, परिमाण में बराबर है, देखिए 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोग्राम, और प्रकृति विपरीत है, इसका मतलब ये द्विध्रुव का निर्माण तो करेंगे, तुम बताओ चाहे ना बताओ हमको। आगे क्या दिया गया है, इन्होंने कहा कि यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात
5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब E बराबर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 × 10⁵5, 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर आपको दिया गया है, वोल्ट प्रति मीटर। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम अगर बल आघूर्ण की बात करें तो इसका मतलब टाउ की बात कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। यहाँ पर ये R नहीं है क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है, और द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से लिखा जाता है, तो हम 2L से लिख देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा P बराबर, क्यों, आवेश का मान कितना भैया, 1 × 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब -6 होता है। एक आवेश का हम परिमाण लिखते हैं, प्रकृत नहीं लिखते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का गुणनफल। तो बीच की दूरी है आपकी भैया 2 × 10⁻², तो P बराबर आ जाएगा 2 × 2 × 10⁻6 -2 -8। और इसका मात्रक आप अभी देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया था, इसका मात्रक कितना होता है, कूलाम मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या है, मात्रक मैंने गलत लिख दिया क्या भाई, कूलाम मीटर होता है इसका मात्रक, और इसका मात्रक कूलाम मीटर नहीं भैया, न्यूटन मीटर होता है। ये मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। आप लगाओ कि टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है ना इसमें सूत्र, तो बल गुणे लंबवत दूरी न्यूटन मीटर होता है, गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा भाई, कूलाम मीटर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है कि द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण का मतलब टाउ बराबर निकालना, टाउ मैक्स। टाउ मैक्सिमम कब होता है, आपने स्थितियां पढ़ी है, टाउ मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तब आपका जो बल आघूर्ण होता है वो अधिकतम होता है। तो टाउ मैक्स बराबर हमें निकालना है। यहाँ पर देखें तो P का मान दिया गया है, इंटू में E इंटू में साइन 90 डिग्री मैक्सिमा के लिए, तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसको छोड़ देंगे हम। तो P की अगर बात करें तो P का मान आया है 2 × 10⁻⁸, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो आपका है 1 × 10⁵5। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁸, कितना हो जाएगा, -3। ये आपका क्या है, बल आघूर्ण है अधिकतम। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। बताइए क्लियर है ना, क्लियर है सभी को, कमेंट कीजिए भाई आप सभी लोग। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा इस क्लास का होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, इसको भी भली बात हम जान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात की गई है तो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसको हम 2L से लिखते हैं, जिसको अल्प दूरी बोलते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर देंगे हम। आगे दिया गया कि को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र को भैया E से लिखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 10⁴, और फिर क्या दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलाम आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बात करें तो 30 डिग्री के कोण पर रखने पर, यानी थीटा बराबर आपका 30 डिग्री दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण की बात की, इसका मतलब यहाँ पर तुमको टाउ का मान दिया गया है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। आगे बोला जा रहा है कि द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं P से। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको टाउ का मान दिया गया और P का मान निकालना है। क्वेश्चन सेम है, आपको कुछ और नहीं करना है, सूत्र लगा देना है। बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। कितना होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा से। तो टाउ का मान कितना दिया गया है, टाउ का मान आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, टाउ का मान 9 × 10⁻²। और अगर P की बात करें तो P का मान आपको निकालना है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो 10 की घात आपका 4 है, और गुणे साइन थीटा की बात करें तो वो आपका 30 डिग्री है। कोण कितना आपका 30 डिग्री है। बताइए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁻²,
और हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे p गुणे 10 की पावर 4 और साइन 30 का मान 1/2। 2 का इधर से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात -2। ये 10 की घात 4 इधर आएगा तो 10 की घात 4 बटे में आ गया बराबर p। इस 10 की घात 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 18 गुणे 10 की घात -4 ऊपर जाएगा, हो जाएगा -4 -4 -2 माइनस का 6 हो जाएगा बराबर p। अच्छा, इसको हम साइंटिफिक वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो p बराबर लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 की घात दशमलव इधर लाएंगे ना तो इसमें 1 जुड़ेगा और -6 में 1 जोड़ोगे तो -5 हो जाएगा। ये दूध्रुव आघूर्ण है और दूध्रुव आघूर्ण का मात्रक कितना होता है भाई, कूलाम मीटर होता है, कई बार बता चुके हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए इन दोनों प्रश्नों को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 10 की ओर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं भाई, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सॉरी ये 9 था, 10 की ओर बढ़ेंगे। 10 क्या बोलता है, भली भांति क्वेश्चन को पहले समझेंगे तभी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक आता जरूर है, हर बार मॉडल पेपर में आता है। इसमें ये वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है और कई बार एग्जाम में आया है। वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटू में आपका वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर ए, और ये दोनों सदिश राशियां हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में होता है। और जानते हो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उनके बीच बनी कोज्या और दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर भी होता है। तो कहीं पर आपको फाई ई बराबर अगर लिखा मिल जाए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तब भी वही सूत्र सही है। अगर आपको लिखा मिल जाए फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, तो ये भी सूत्र आपका होता है। दोनों वैद्युत फ्लक्स के क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। तो जब दो सदिशों के रूप में मान दिया जाए तो आप ऊपर वाला सूत्र लगाओगे। तो इसमें यही कहा गया है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दिया गया है, वेक्टर ई बराबर आपको दिया गया है 2i कैप और प्लस का दिया गया है 4j कैप और प्लस का दिया गया है 7k कैप, ठीक। और बताया गया है कि जो पृष्ठ है क्षेत्रफल है वो वेक्टर ए बराबर एस से लिखा, हम ए से लिख देंगे 10j कैप, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा आपको निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई की परिभाषा होती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आई कैप डॉट आई कैप का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक। जे डॉट कैप जे कैप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप का मल्टीप्लाई भी 1 होता है। बाकी अगर आई का जे से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो आपका 0 हो जाएगा। बाकी किसी भी से करेंगे, ये एकांक लंबकोणिक वेक्टर होते हैं, तो वो आपका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वही कुछ करेंगे हम। यहाँ पर देखिए वेक्टर ई इक्वल टू, देखिए तो ई का मान कितना दिया गया है 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे किससे भाई, वेक्टर ए से। वेक्टर ए का मान है 10j कैप। अच्छा 10j कैप का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फाई ई बराबर, देखिए आई से करेंगे 0 हो जाएगा, के से करेंगे 0 हो जाएगा। तो 10j का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे 14 हो जाएगा और j डॉट j का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो 40 वेबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 40 वेबर आ जाएगा। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या। पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, वैद्युत फ्लक्स से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेबर है। या यहाँ पर आप मात्रक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, मात्रक, क्योंकि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम भैया बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर अब तक का 10 था। अब बढ़ेंगे इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की सीरीज है और अच्छे तरीके से इन न्यूमेरिकल को हल कर लीजिए, इनको नहीं छोड़िएगा, ठीक। तो आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और इसमें बताया जा रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर, यदि एल को 1 मान लें तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। तो इसमें यह कहा गया है, लेकिन अलग अलग रैखिक आवेश घनत्व तो अगर हम अनंत लंबाई की छड़ तार के कारण निकालते हैं तो उसका सूत्र दूसरा होता है। यहाँ पर देखिए तो एक अनंत लंबाई वाली बात कही गई है, तो वही वाला सूत्र लगेगा। एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है।
रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर दिया गया है 10.0 गुणे 10 की पावर कितना दिया गया है, -8 कूलाम मीटर। आगे बताया जा रहा है कि तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको ले सकते हैं 2 गुणे 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं, वो लिख देंगे हम। तीव्रता ज्ञात करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है एक सीधे तार के कारण, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप सभी लोगों को मैंने निकालना भी बताया है, डेरिवेशन की प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हो। 1/4πε0 लैम्डा अपान कितना होता है भाई, R होता है, या थोड़ा गलती हुई है, लैम्डा अपान R ने 2 लैम्डा अपान R होता है। कितना होता है, 2 लैम्डा अपान R। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, देखिए 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में, अगर यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा 2 गुणे लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया गया है 10 गुणे 10 की पावर -8 बटे में आ जाए तो R दूरी कितनी दी गई है, 2 गुणे 10 की घात -2 दी गई। अब देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 में घात कम करेंगे तो 10 की घात -6 बचेगा। 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे में 10 बचा, और गुणे में 10 की घात हम -6 लिख लेते हैं। -2 से -8 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -8 से +2 पावर जाएगी, -6 बच जाएगी। इस प्रकार E = आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, देखिए यहाँ पावर 1 है, 9 1 कितना हो जाएगा 10, और गुणे में 10 की पावर भैया -6, ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर +10 से -6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, प्लस का 4 बचेगा। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 9 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मैराथन क्लास समझ में आ गई होगी, और इस चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसे लगा लोगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम मिलेंगे अगले चैप्टर की मैराथन की क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।